हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था बेटा। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था मापन के अनिश्चितता का नियम जो होता था, उसमें कौन होता था, एक परिशुद्ध होता था और दूसरा कौन होता था, यथार्थता का नियम होता था। मतलब एक परिशुद्ध में बांटा गया था, दूसरा किस में बांटा गया था बेटा, यथार्थता में बांटा गया था। परिशुद्ध क्या होता था, परिशुद्ध का मतलब ये होता था कि जब हमारा प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान क्या होंगे, परस्पर निकट रहेंगे। वो क्या रहेंगे, परस्पर निकट रहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते थे, परिशुद्धता कहते थे। क्या कहते थे बेटा, परिशुद्धता। अब जैसे आप कोई चीज लाते हो तो प्रायोगिक मान का मतलब ये होता है कि उसका वेट करो, वो आपने प्रयोग किया, वेट किया, तब वो आया उसका मान। फिर सैद्धांतिका का मतलब सिद्धांतिका का मान क्या होता है कि जो तुमने कहा है, अगर तुम कोई भी सामान ला रहे हो, अगर वो 2 kg का है तो तुमने कहा कि ये 2 kg का है, लेकिन जब उसका वेट किया गया तो कुछ अलग आया, तो वो प्रायोगिक मान है। तो परिशुद्धता का ये मतलब होता है कि जब तुम्हारा प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान क्या रहेंगे, परस्पर निकट रहेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, परिशुद्धता कहलाएगा। अब यथार्थता का मतलब ये होता था जब तुम्हारा क्या रहेगा, प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान क्या रहेंगे, समान रहेंगे, एकदम एक जैसा रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है लेकिन वो बराबर रहे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यथार्थता। अब इसमें भी तुमने एग्जाम्पल देखा था, एग्जाम्पल पिछले वीडियो में बताए थे कि एक मोहन था, राधा था, श्याम था। ये तीनों ने अलग अलग चीजों को लाया था खरीद के, उनका क्या किया था बेटा, वेट किया गया था। उन्होंने जो कहा, उन्होंने उनसे 2 kg बोला गया था, 2 kg लाए, लेकिन प्रायोगिक मान देखा गया तो कोई परिशुद्धता को कर रहा था, कोई यथार्थता को, कोई दोनों को नहीं फॉलो कर रहा था। क्लियर हो पाया था, ये था हमारा पिछला। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, रासायनिक। ये देखो भौतिक में था जो पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे किसका, रासायनिक द्रव्यों का पढ़ रहे हैं हम लोग। जितने भी मैटर थे, पदार्थ थे, द्रव्य थे, उनमें सब चीजों को पढ़ा था, तो अब हम लोग करेंगे उसका रासायनिक। तो रासायनिक में क्या होता है, रासायनिक में सबसे पहले तुम्हारा क्या आ जाता है बेटा, इसमें रासायनिक में आएगा संयोजन का नियम। इसमें पढ़ोगे क्या बेटा, इसके आगे पढ़ोगे वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। और यहाँ पे तुमसे एक सवाल इसमें नहीं आता, इस पे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये तुम्हें तुम्हारे टॉपिक में है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें बनाओ हेडिंग, वैज्ञानिक संकेतन। संकेतन का क्या मतलब होता है, संकेत करना, ठीक। संकेतन का क्या मतलब होता है, संकेत। संकेत का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को तुम क्या वो करो, इंडिकेट करो। कोई भी अपनी बात कहना होता है किसी से, तो तुम क्या करते हो, कभी कभी इंडिकेट करते हो, तो वही क्या मतलब होता है, संकेतन। तुम उससे किसको दर्शाते हो, क्या कहते हो। इसमें बोला गया जब किसी संख्या को, जब किसी भी बड़ी संख्या को क्या करना हो, तुम्हें सरल रूप में लिखना होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, संकेत। अब जैसे हाइड्रोजन है, तुम बार बार हाइड्रोजन नहीं लिखते, केवल एच बनाते हो उसका सिंबल, तो क्या है, उसका संकेत है। क्या है बेटा, उसका संकेत है। कभी कभी आप लोग कहीं भी साइन करते हैं तो बस केवल 1 लेटर लिखते हो, अपना नाम लिखते हो केवल, उसका तो वो क्या है, तुम्हारे नाम का संकेत है। ये बातें समझ में आ रही है, संकेत का क्या मतलब होता है। इसमें लिखो संकेत होता क्या है, जब आ रहा है, जब किसी संख्या को, ये n क्या है बेटा, नंबर है, और ये कितना रहेगा, 1 से लेकर 9 तक रहेगा, ये याद रखना, ये रूप में लिखा जाता है, तब हम इसे वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। ये बहुत ज्यादा तुम्हारे टफ नहीं, इस टफ का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे एग्जाम में बहुत आएगा तो इसको हम क्या करें, सारा फोकस इसी पे करें, नहीं, बस है तो तुम इसको पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। फिर तुम्हारा नेक्स्ट आता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो होता है सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, सार्थक अंक। तो सार्थक अंक तुम्हारा क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये तुमने मैथ में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, तो शून्य के अलावा जितने भी अंक आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, तुम्हारे सार्थक अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, सार्थक अंक कहलाते हैं। तो हेडिंग बनाई है सार्थक अंक, तो लिखिएगा शून्य के अलावा सभी अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये क्या है बेटा, इम्पोर्टेंट है।
तो शून्य के अलावा सभी अंक क्या कहलाते हैं तुम्हारे? सार्थक अंक कहलाते हैं। अब इसमें सार्थक अंक का फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो, ये रहा एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने 2.345 लिख दिया। अब इसमें पूछा जाएगा कि तुमसे सार्थक अंक क्या है, तो सार्थक अंक क्या है बेटा? 1 2 3 4, ये चारों क्या है बेटा? सार्थक अंक है। शून्य के अलावा सभी अंक क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाएंगे। अब इसमें क्या शून्य सार्थक अंक हो सकता है? अब यही भी तुम्हारा प्रश्न आता है कि शून्य कब शून्य सार्थक अंक होगा। ठीक, अब शून्य कब तुम्हारा सार्थक अंक होगा? तुमने तो ये जान लिया कि सार्थक अंक क्या है, शून्य के अलावा सभी अंक जो भी आएंगे वो तुम्हारे क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाएंगे। तो सवाल ये भी तो उठ रहा होगा कि शून्य कब सार्थक अंक हो अंक कहलाएगा, है ना? शून्य कब सार्थक अंक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा ये भी। तो ये शून्य तुम्हारा सार्थक अंक तब कहलाता है जब क्या करेगा? अंकों के क्या हो जाएगा? जब ये अंकों के क्या रहेगा? मध्य में रहेगा। शून्य जब किसी भी सार्थक अंकों के मध्य में रहेगा तब भी वो सार्थक कहलाएगा। ठीक, और तुम्हारा बेटा शून्य के क्या रहेगा? दशमलव के तुम दाईं ओर देखोगे तो जैसे ही तुम्हारा शून्य आएगा वो सार्थक अंक नहीं कहलाएगा। ये बात क्लियर कर लेना। तो एग्जाम्पल के लिए चलो यहाँ पे एग्जाम्पल से ज्यादा तुम अच्छा समझोगे। तो ये रहा 0.025 कि इन सब में से सार्थक अंक कौन है? तो बता पाओगे? इसमें से सार्थक अंक आपसे पूछा जाएगा तो बेटा ये सार्थक अंक नहीं है। मैंने क्या कहा था? दशमलव के क्या रहेगा? ठीक, दाईं तरफ तो तुम्हारा वो सार्थक अंक नहीं कहलाएगा, ये सार्थक अंक नहीं है, सार्थक अंक नहीं है। और ये दोनों क्या है? सार्थक अंक है। ये दोनों आपके क्या है? सार्थक अंक है। तो याद रखिएगा अंकों के मध्य, अगर अंकों के मध्य आपका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है तो वो सार्थक अंक कहलाएगा। अंकों के बाद भी आ रहा है तब वो क्या कहलाएगा? सार्थक अंक कहलाएगा। लेकिन 0 के पहले या 0 के बाद क्या आएगा? तुम्हारा दशमलव लगा है तब दोनों में क्या रहेगा? तो अगर 0 आ रहा है तो वो सार्थक अंक नहीं कहलाएगा। इतनी बातें क्लियर हो पाई है? बहुत सिंपल सा तरीका है। तुम्हें दशमलव के कैसा होगा? बाईं तरफ अगर 0 आ रहा है तो बेटा वो क्या कहलाएगा? सार्थक अंक नहीं कहलाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? क्लियर हो पाया? बहुत सिंपल तरीके से सार्थक अंक क्या है? तो शून्य के अलावा सभी अंक जो भी हैं वो सार्थक अंक कहलाएंगे। ये बात याद रखिएगा। तो सवाल ये भी उठता है कि कब ये सार्थक अंक होगा और शून्य कब सार्थक अंक होगा, कब नहीं होगा। तो उसके लिए कंडीशन लिखवा दिया गया। मतलब यहाँ पे कि आपका अगर सार्थक अंकों के मध्य आ रहा है तब भी वो सार्थक कहलाएगा और सार्थक अंक के बाद आ रहा है तब भी वो सार्थक अंक कहलाएगा। लेकिन दशमलव के बाईं ओर या दाईं ओर पहले 0 तुम्हारा आ जा रहा है बेटा तो वो सार्थक अंक नहीं कहलाएगा। ठीक, हो पाया क्लियर? अब इसको नोट कर लो। रासायनिक संयोजन के नियम, क्या हेडिंग बनाना? रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। संयोजन के नियम क्या है? तो बेटा रासायनिक का मतलब ये होता है कि तुम कोई भी पदार्थ बना रहे हो, केमिकली बना रहे हो तो वो रासायनिक। संयोजन का मतलब जुड़ना। ठीक, जब दो पदार्थ एक रासायनिक द्वारा क्या करते हैं? वो जुड़ते हैं तो उसी को क्या कहेंगे? रासायनिक संयोजन के नियम को कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए जिस भी नियम को हम लोग क्या करते हैं बेटा? पालन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम। तो बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए जिस नियम का पालन हम लोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। तो इसके कितने नियम है? 5 नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। कौन है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम सब जानते हो। फिर उसके बाद आपका आता है स्थिर अनुपात का नियम। क्या होता है? स्थिर अनुपात का नियम। ये क्लास 9th में 10th में दोनों पढ़ा है तुमने।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा आता है बेटा गुणित अनुपात का नियम। तीसरा क्या आता है? गुणित अनुपात का नियम। चौथा आता है गैलू-शेक का नियम। किसका आता है बेटा? गैलू-शेक का नियम। फिर पांचवा क्या आता है आपका? अवोगैड्रो का नियम। पांचवा किसका आता है? अवोगैड्रो का नियम। ये बातें क्लियर हो गई। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम, चौथा गैलू-शेक का अनुपात का नियम, गैलू-शेक का नियम, फिर पांचवा क्या आता है? अवोगैड्रो का नियम। इतनी बातें क्लियर हो गई है। तो हेडिंग बनाए हो तो लिखो इसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए जिस नियम का पालन करते हैं उन्हें रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। क्लियर हो पाया? ठीक। फिर इसमें पहला कौन होगा बेटा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा कौन है? स्थिर अनुपात का नियम। अनुपात का नियम। तीसरा क्या है? गुणित गुणित अनुपात का नियम। चौथा गैलू-शेक का नियम। पांचवा किसका था? पांचवा इधर लिख रहे हैं। पांचवा किसका था? अवोगैड्रो का नियम। अवोगैड्रो। क्लियर हो पाया ना? ये आपके पास थे 5 नियम जिनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। सब के सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला हेडिंग क्या बनाओगे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसका? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब बेटा ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? तुमने क्लास 10th में पढ़ा था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण सबसे पहले किसने दिया था? जल्दी बताओ कमेंट में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? अब देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ और चीज जान लो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ने से पहले तुम्हें 3 टॉपिक क्लियर होना चाहिए। एक होना चाहिए परमाणु क्रमांक, दूसरा परमाणु भार, तीसरा होना चाहिए अणु भार। ठीक है, क्लियर हो पाया? आपके पास ये 3 टॉपिक क्लियर होने चाहिए, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और अणु भार। परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा? देखो 10th में से 11th में आए हो तो कम से कम तुमको 1 से लेके 30 तक के तत्व याद होने चाहिए, रटा होना चाहिए तो पूरा पीरियोडिक टेबल, लेकिन काम चलाने के लिए कम से कम इतना तो रट लो। इसमें से तुम्हारा क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सब याद होना चाहिए। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या लिया? नाइट्रोजन। क्या लिया बेटा? नाइट्रोजन। तो इसका भार कितना होता है? 14, सबको पता है। नंबर कितना होता है? 7। तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है? परमाणु भार।
क्या कहलाता है? परमाणु भार कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक। ये कहलाता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ठीक है, अणु भार क्या कहलाता है? तो अणु क्या होता था? अणु बताओ क्या होता था? जब दो एटम्स क्या करते थे, मिलकर बनते थे, तो अणु तुम्हारे यही रहते थे ना। हाइड्रोजन होता था, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये हमेशा कैसे होते थे? अणु के रूप में रहते थे। तुम्हें पहले ही क्लास में बताया गया था कि जो तुम्हारा तत्व होता था, सॉरी, जो एलिमेंट तत्व होते थे वो दो भागों में बांटे गए थे। किसमें? परमाणु और अणु में। तो कुछ परमाणु के रूप में रहते थे, कुछ अणु के रूप में रहते थे। तो अणु भार क्या होता है? तुम्हारे पास जो भी अणु होंगे उनके भार, ये तो तुम्हारे अणु हुए, और इनके अलावा जैसे ये रहा वाटर, वाटर ले लिया, तो इसमें भार कैसे निकालोगे बेटा? भार निकालने के लिए हम लोग बहुत क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका होता है। इसको सबको क्या करो, तोड़ दो। इसको तोड़ दो, देखोगे तुम दो हाइड्रोजन से मिलकर ये बना होगा, ऐसे, है ना? ये दो से मिलकर बना होगा, फिर ये ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा, तो ऐसे लिखो। ठीक। अब इसमें हाइड्रोजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1। और हाइड्रोजन है कितना? 2। 1 गुणे 2 कर दो। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है? 8। ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है? जल्दी बताओ। 8 होगा। और उसका भार कितना आएगा? 16। ये सबको पता है। तो तुम इन दोनों को क्या करोगे? जोड़ दोगे। इसका करोगे, जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा? 18 आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? परमाणु भार कहलाएगा। उसका क्या कहलाएगा? परमाणु भार कहलाएगा। इसी तरह हम H2SO4 ले लेंगे, कोई भी ले लो। ठीक। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे HCl ले लो, कुछ भी ले लो, तुम्हारा जो मन करे वो ले लो। इस तरीके से हम भार, ये सारी चीजें तुमको क्लास 9th में पढ़ाया गया। बस यहाँ पे क्लियर ये देना है कि तुम अगर आगे पढ़ रहे हो तो ये तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अणु भार, ये सारी चीजें क्या होती है क्या नहीं, इसको नोट कर लो। हेडिंग क्या बनाना था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हेडिंग क्या बनाना था बेटा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम तुमने क्लास 10th में पढ़ा, क्लास 9th में पढ़ा। अगर तुम्हें याद होगा तो क्लास 10th की चीजें अगर अच्छे से याद होगी, तो जब तुम रासायनिक अभिक्रिया को करते थे, किसी को बैलेंस करना होता था, तो वहां पे हम किसको करते थे? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते थे। द्रव्यमान संरक्षण को देने वाले सबसे पहले कौन थे बेटा? एंटोनी, एंटोनी लेवोजियर। ठीक। कौन थे? एंटोनी लेवोजियर साइंटिस्ट है, इन्होंने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इन्होंने ये बताया था बेटा कि क्या होता था, ऊर्जा को क्या करते हैं हम लोग, बताओ जल्दी से। तुमको ये बताया गया था, द्रव्य को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये भी तुमने पढ़ा था। और ये भी तुम जानते हो कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक। तो यहाँ पे द्रव्यमान के संरक्षण को नियम को कौन दिया था? लेवोजियर साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने ये कहा था, द्रव्य को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता था, ये इम्पोर्टेंट है, तो लिखो इसमें। क्लियर हो गया? तुमको समझ में आ गया? इस नियम का प्रतिपादन एंटोनी लेवोजियर वैज्ञानिक ने किया था। इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही
नष्ट कर सकते हैं बेटा। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए जरा समझिएगा, हम एग्जाम्पल के लिए क्या लेते हैं, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, हमने बनाया क्या, वाटर बना लिया, बैलेंस कर दीजिए, क्या बनाया, वाटर। अब इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, भार, है ना, इसका वेट क्या हुआ बेटा, ये बदलेगा, बताओ जल्दी से, बदलेगा कि नहीं। तो जो तुम्हारा अभिकारक है, जो तुम्हारा उत्पाद है, जितना है वो उतना रहेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि प्रोडक्ट बनने के बाद अलग हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर कर लो। अभी देखो यहाँ पे तुम्हारा कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है ना, एक हाइड्रोजन का कितना मान होता है, भार होता है 1 गुणे 4 कर दो, ठीक। ऑक्सीजन कितना है बेटा, एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, और है कितना 2, ठीक है। और यहाँ पर सेम वही करना है तुम्हें, यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन है तो यहाँ एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है, तो 4 है तो 4 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है बेटा 16, ऑक्सीजन कितना है 16, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये देखो, जो हम नंबर बेटा फ्रंट पे देते हैं, ये तुम क्लास 10th में पढ़े हो, जो नंबर हमारा फ्रंट पे रहता है वो सभी को मिलता है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कर दो बिल्कुल, तो यहाँ पे कितना हुआ 4 हुआ, और ये कितना हुआ बेटा 32 हो गया, कितना हुआ 32, और यहाँ पर भी वही हुआ 4 प्लस 32 हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे 36 इधर और 36 इधर। क्लियर हो पा रहा है, चीजें समझ में आ रही है, हाँ या ना, जल्दी बताओ, हुआ कि नहीं 36। तो ये देख रहे हो, तुम्हारा रिएक्टेंट जितना है और बनने वाला जितना प्रोडक्ट है उतना दोनों क्या है, बराबर है। मतलब ये है कि एंटोनी लेवोजियर, जो लेवोजियर साइंटिस्ट है, इन्होंने ये कहा बेटा कि कोई भी तुम्हारा अभिकारक होगा जिससे तुम नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हो, जितना अभिकारक का वेट होगा उतना ही तुम्हारा किसका वेट होगा, उत्पाद का वेट होगा। यही है तुम्हारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान का मतलब होगा उसका जो द्रव्यमान है, भार है, वो संरक्षण का मतलब होता है उसे संरक्षित करना, बचाना, उसे नष्ट नहीं होने देना, ठीक है, क्लियर हो पाया, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको लिख लो। अब देखो तुम्हारे इसी पर तुमको बहुत आसान आसान सा सवाल दिया जाता है, जो एग्जाम में तुमसे पूछ लिए जाते हैं। तो एग्जाम में जब पूछ लिए जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ बेटा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, क्लियर हो पाया। अगर क्लियर हो पा रहा है, चीजें समझ में आ रही है तो जल्दी से कमेंट में हाँ बोल दो। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तुम सवाल को देखते हैं कि हमसे सवाल कैसे पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ गए, सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये रहा आपके पास क्वेश्चंस, ठीक, क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाएंगे, लिखिएगा क्वेश्चंस 4 ग्राम। देखिए आपसे सवाल ये पूछा कि आपके पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है, कुछ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो क्या दे रहे हैं बेटा, 36 ग्राम क्या दे रहे हैं आपको, पानी दे रहे हैं। पानी बनाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लागू करके पता लगाइए कि कितना ऑक्सीजन का उपयोग हुआ, ठीक है, कितना ऑक्सीजन का उपयोग हुआ। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद वो किससे मिला होगा, ऑक्सीजन से मिला होगा, उसने क्या बना दिया बेटा, पानी बना दिया, क्या बना दिया, पानी, ऐसे समझो। ये रहा आपके पास हाइड्रोजन और ये रहा आपके पास ऑक्सीजन, इसने क्या बनाया, जल कह लो या पानी, इसने यही बनाया, ठीक। और इसमें हाइड्रोजन कितने ग्राम था, 4 ग्राम, हाइड्रोजन कितना था बेटा 4 ग्राम। हमें ऑक्सीजन पता लगाना है, ऑक्सीजन को एक्स कर देते हैं हम लोग, और हमारा जो पानी बन रहा है वो कितना बन रहा है, 36 ग्राम बन रहा है, वो कितना बन रहा है बेटा 36 ग्राम बन रहा है। अगर तुम देखोगे ध्यान से, तुमको एक्स को निकालना है तो क्या करोगे, इसको उधर कर दोगे, ठीक है, उसको उधर करोगे तो कितना आ जाएगा 36 माइनस 4 ग्राम, ये दोनों ग्राम में बेटा, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक्स कितना आएगा 32 आ जाएगा, एक्स कितना आएगा 32 ग्राम। इसका मतलब है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन का, 32 ग्राम ऑक्सीजन का क्या हुआ है, उपयोग, ठीक है, क्लियर हो पाया। देखो बहुत सिंपल सा सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, नहीं बन पाएगा तो कमेंट में बताना कि हमसे नहीं हो पा रहा है, फिर से समझा दीजिए, तो इसको फिर से समझा दिया जाएगा। लेकिन जो तुम्हारे न्यूमेरिकल आते हैं कम से कम उनको सॉल्व करो, ऐसे सवाल तुमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं बेटा, हम लोग 1-2 और सवाल कर लेते हैं। चलो देखो, ये आपके पास सवाल है,
यदि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सत्य है तो कितना सोडियम क्लोराइड 34 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रतिक्रिया करके 17 ग्राम सोडियम नाइट्रेट तथा 28.07 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट उत्पन्न करेगा। ये आपके पास सवाल है, ये रहा आपके पास 4 ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है कितना होगा। तो बेटा क्या करना है आपको, पहले सबसे पहले आपको एक इक्वेशन तैयार करो। इक्वेशन तैयार करोगे तो बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपसे बोल क्या रहा है, सिल्वर नाइट्रेट, ये होता है इसका सिंबल, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक। वो किससे क्रिया कर रहा है, सोडियम नाइट्रेट से। वो किससे क्रिया कर रहा था, NaCl से। NaCl से करके वो क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट। क्या बनाया उसने, सोडियम नाइट्रेट बनाया। फिर उसने क्या बनाया, AgCl। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सिल्वर नाइट्रेट कितना है, सिल्वर नाइट्रेट कितना है, जल्दी बताओ। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड रहेगा, ये यहाँ पे क्लोराइड होगा। आपके पास ये रहा आपका सवाल, ये यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ये बनाया जा रहा है। अब देखो इसमें क्या दिया है, इसने यहाँ पे दिया है सिल्वर नाइट्रेट कितना है, इतना है, ठीक। और ये तुमसे कितना पूछ रहा है, इसमें हमको ये निकालना है, यही तो हमें ज्ञात करना था, ठीक, यही हमें निकालना है। फिर उसके बाद देखो ये भाई, अब तुमसे नाइट्रेट कितना दिया है, सोडियम नाइट्रेट कितना है, 17 ग्राम, कितना है बेटा, 17 ग्राम है। फिर तुम्हारा AgCl कितना है, 28.70 ग्राम, ये रहा तुम्हारे पास, ये तुमने इक्वेशन बना लिया। अब तुमको क्या निकालना है, x निकालना है, ये रखो 34 ग्राम x। इन दोनों को क्या करो, आपस में जोड़ दो। इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, देखो जो दशमलव के पहले है उसको दशमलव पहले जोड़ दो, फिर उसके बाद दशमलव बाद लगा देना, इसी तरीके से। 8 7 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 15 होगा, जल्दी बताओ, 15 होगा। फिर यहाँ पे 3 है, 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये तुम्हारा आ जाएगा पूरा, क्लियर हो पाया, ये तुम्हारा पूरा आएगा, जोड़ के देख लेना बेटा। फिर उसके बाद x निकालना है तुम्हें, तो इसको क्या करो, उधर ले जाओ, माइनस कर दो, तो यहाँ पे तुम्हारा 45.70 ग्राम माइनस 34.0 ग्राम। इसको माइनस करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, जो माइनस में है उसको कर दो पहले से, इधर वाले को करो, दशमलव के पहले वाले को माइनस कर दो, उधर लगा देना बाद में। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आएगा, 5 में से 4 को घटाओगे 1 आ जाएगा, 4 में से 3 को घटाओगे 1 आ जाएगा, जो दशमलव के बाद बच रहा है उसको लिख दो, क्लियर हो पाया, इतना तुम्हारा ग्राम आएगा, ये तुम्हारा राइट आंसर। ऐसे ही बहुत इजी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। बेटा यहाँ पे गलत हो चुका था जो मैंने बना दिया, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड होगा, ये रहा आपका सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, क्लियर हो गया, देख रहे हो बहुत सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है। अब आपसे नेक्स्ट आता है, द्रव्यमान संरक्षण को तुमने पढ़ लिया, अब नेक्स्ट तुम्हारा जो आता है वो आता है बेटा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम आता है। स्थिर अनुपात में क्या होता है, स्थिर अनुपात का मतलब तुम्हें अगर 9th और 10th की क्लासेस याद होंगी तो वहां पे तुमको पढ़ाया गया था कि जो जिसका अनुपात रहता है वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी क्या करेगा बेटा, बदलेगा नहीं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मैं कहीं और जाऊंगी तो मैं बदल जाऊंगी, आप पढ़ रहे हो आप कहीं और जाओगे तो बदल जाएगा, ऐसा नहीं है ना, नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरह समझो, पानी को समझो, वाटर ले लो, वाटर सब देखे हो, सब जानते हो, वाटर बेटा वाटर कहीं का भी रहे, है ना, आपके घर के समरसेबल का हो, हैंडपंप का हो, मेरे घर का हो, कहीं रिवर का होगा, तालाब का होगा, पोखरे का होगा, कहीं का भी पानी रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O रहेगा। क्या रहेगा बेटा, H2O रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं, H2O रहेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि मैम आपके घर का जो पानी आता है उसका फॉर्मूला ये है, मेरे घर का जो पानी आता है उसका फॉर्मूला ये होता है, ऐसा है क्या, नहीं है भाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। तो पानी कहीं का भी रहेगा, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, यही आएगा, वो मिलकर ही बना होगा, 2 हाइड्रोजन से 1 ऑक्सीजन से। समुद्र का पानी ले लो, चाहे किसी पोखरे का पानी ले लो, नाले का पानी ले लो, कहीं का भी पानी ले लो, उसका फॉर्मूला यही होगा, है ना, ये हमेशा याद रखो, स्थिर अनुपात का नियम। इसमें बोला गया अनुपात कितना लिया गया है बेटा, कितना लिया गया सब जानते हो, 9th में पढ़े थे, 1:8, 1:8 होता है ये अनुपात। मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भार कितना था बेटा, 1 था, और
हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना था, 1 था, और ऑक्सीजन का 8 था। ये बात क्लियर हो गई। ये इसका था क्या, रेशियो। और इसी रेशियो से तुम क्या कर सकते हो, इनका भार भी निकाल सकते हो। तो भार में तुम देखोगे तो कितना आएगा, 2:, कितना आएगा, ये भी आएगा। ठीक, इसको हम लोग जनरली नहीं पढ़ते, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो स्थिर अनुपात का नियम कुछ पढ़ले पड़ा, तुम पानी कहीं का ले लो, झील का लो, तालाब का लो, चाहे किसी का लो, फॉर्मूला यही रहेगा, वो उसका अनुपात बदलेगा नहीं। ठीक, क्लियर हो पाया। तो कमेंट में जल्दी जल्दी से बताना कि तुम्हें वीडियो समझ में आया कि नहीं, सारे सवाल समझ में आए कि नहीं, क्या तुमने पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। थैंक यू।